हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो डिविडेंड कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर AS21 के अंदर डिविडेंड को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चों ने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की, मैं बच्चों का नाम लेना चाहूँगा। कोई कृष्णा करके बच्चा है, कोई अवध करके है, और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कई पॉइंट ऑफ टाइम पर वो डाउट्स मुझसे पूछते रहते हैं। मैंने नाम तो जस्ट ऐसे ले लिया क्योंकि मुझे याद आ गया, बट मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चों को डिविडेंड वाले कंसेप्ट को लेकर कंफ्यूजन होगा AS21 कंसोलिडेशन में। सो चलिए एक बार पूरे डिविडेंड के कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी डिविडेंड वाले पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। ये जो भी मैंने लिख के रखा है ये सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में चले जाना। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन लिंक है, उस लिंक को क्लिक करोगे सारे फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय सब्सिडरी। अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या पे कर रही है, डिक्लेयर करके पे कर रही है, तो क्या क्या होगा, ठीक है। आई विल बी थोड़ा सा स्लो, लगे तो 1.25 1.5 पे देख लेना, ठीक है। ज्यादा 2 पे मत देखना, नहीं तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि बस सुन लिया पर समझ में कुछ नहीं आया। तो सबसे पहले मैंने ना पूरे डिविडेंड के कंसेप्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 फ्रॉम सब्सिडरी POV, फ्रॉम सब्सिडरी पॉइंट ऑफ व्यू। पार्ट 1 फ्रॉम सब्सिडरी पॉइंट ऑफ व्यू। सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी? सब्सिडरी कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो एंट्री करती है P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, यही एंट्री होती है, और डिविडेंड पेबल टू बैंक, ठीक है। तो अल्टीमेटली P&L अकाउंट डेबिट हो गया। अब आप सब अच्छे से जानते हो कि सब्सिडरी कंपनी को जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो हम उसका एक AOP बनाते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। तो जो उसका AOP होता है वो P&L ही तो होता है। सब्सिडरी कंपनी के AOP में आप उसके रिजर्व एंड सरप्लस और P&L के बैलेंस से तो लिखते हो। तो लॉजिकली अगर सब्सिडरी कंपनी P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल कर रही है तो लॉजिकली इट शुड बी AOP अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। तो अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसके AOP में जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अब AOP में भी दो चीजें होती हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। तो अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कुल मिला के डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी अगर डिक्लेयर कर रही है, पे कर रही है, तो उसके AOP में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। प्री में भी हो सकता है, पोस्ट में भी हो सकता है, टू डिविडेंड पेबल। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। अब प्री कब होगा, पोस्ट कब होगा, आते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन टाइम। हमें यह चेक करना है कि सब्सिडरी कंपनी का डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है उसकी वो किस मोमेंट पे डिक्लेयर हुआ है, वो किस टाइम पे डिक्लेयर हुआ है। डिविडेंड डिक्लेरेशन टाइम कहां पर वो डिक्लेयर हुआ है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कहीं पे भी, ईयर एंड को छोड़कर, नॉट एट क्लोजिंग डेट, ड्यूरिंग द ईयर कहीं पे भी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 31 मार्च नहीं, 31 मार्च नहीं। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कहीं पे भी, तो बच्चों वो डिविडेंड पिछले साल का होगा। अगर करंट ईयर में डिविडेंड कहीं पर भी डिक्लेयर होके पे हुआ है तो वो पिछले साल का होगा, वो पिछले साल का डिविडेंड होगा। और वो डिक्लेयर करंट ईयर में हो गया है तो वो पे भी करंट ईयर में हो गया होगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? देन दिस डिविडेंड बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। वो डिविडेंड एक्चुअली में प्रीवियस ईयर का है जिसको करंट ईयर में डिक्लेयर करके करंट ईयर में पे कर दिया हो गया, मींस ऑलरेडी पेड। वो डिविडेंड ऑलरेडी पे हो गया होगा। और पे भी अगर हो गया होगा तो पक्की बात है उसकी एंट्री भी पास हो चुकी होगी। कौन सी वाली? ये वाली, मतलब P&L टू डिविडेंड पेबल टू बैंक। आई बात समझ में? अब क्योंकि वो पिछले साल का डिविडेंड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 स्टेप्स में फॉलो करना है चीजें। स्टेप नंबर 1, एड बैक द डिविडेंड इन पोस्ट कॉलम। आप AOP के पोस्ट कॉलम में सबसे पहले एड बैक करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, टाइम एडजस्टमेंट करोगे, और फिर क्या करोगे, स्टेप नंबर 3, वापस से डिविडेंड को लेस करोगे, आइदर प्री वाले कॉलम से और पोस्ट वाले कॉलम से, डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। 2 मिनट के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, डिविडेंड सब्सिडरी ने यहां
डिक्लेयर करके पे कर दिया, तो पहली बात तो ये डिविडेंड पिछले साल का है। अब मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा DOA ये है, डेट ऑफ एक्विजिशन ये है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मेरी DOA ये है, तो 1/4 से पहले के पीरियड का जो भी पीरियड, 1/4 से पहले के जो भी पीरियड होगा वो उसको बोलेंगे प्री, और डिविडेंड भी उसी पीरियड का है। तो इसका मतलब कहां से माइनस करोगे? आप माइनस करोगे पूरा का पूरा प्री कॉलम में से। तो लेस द डिविडेंड अमाउंट फ्रॉम प्री कॉलम और पोस्ट कॉलम। ऑलमोस्ट सारे केसेस में आपका प्री कॉलम से ही माइनस होता है। क्यों? क्योंकि आपका डीओए ये हो, आपका डीओए ये हो, अरे भाई कुछ भी कर लो, डिविडेंड तो पिछले साल का है। आप पिछले साल में आपने एक्विजिशन किया ही नहीं है, जब पिछले साल में एक्विजिशन किया ही नहीं तो पूरा का पूरा डिविडेंड आपको प्री से ही माइनस करना पड़ेगा। कुछ आया समझ में कि नहीं? कुछ आया समझ में कि नहीं? क्लियर? ठीक है, चलो दूसरी चीज, डिविडेंड डिक्लेरेशन टाइम। अगर डिविडेंड इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च, 31 दिसंबर, ऐसे कोई डेट बोली गई है, ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है, देन दिस डिविडेंड बिलोंग्स टू करंट ईयर। तो वो डिविडेंड करंट ईयर का होगा। हाँ, करंट ईयर का होगा। मतलब यही एग्जाम्पल में अगर डिविडेंड यहां डिक्लेयर हुआ है, यहां पर डिक्लेयर हुआ है, तो ये डिविडेंड करंट ईयर का होगा। और करंट ईयर में आपकी डीओए अगर ये है, तो इसका मतलब ये डिविडेंड पूरा पोस्ट पीरियड का हो गया। और अगर आपकी करंट ईयर में डीओए 1 अक्टूबर ये है, तो डिविडेंड तो पूरे साल पाए, उसमें से 6 महीने आपका प्री होगा, 6 महीने पोस्ट होगा। ठीक है, तो अगर डिविडेंड का डिक्लेरेशन टाइम ईयर एंडिंग है, तो डिविडेंड करंट ईयर का हुआ। आई बात समझ में? अब करंट ईयर का डिविडेंड है, डिक्लेयर कब हुआ है? बैलेंस शीट डेट पे। तो इसका मतलब अभी तक पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम भी तो बैलेंस शीट डेट पे ही खड़े हैं ना, हम आगे तो बढ़े ही नहीं है। 31 मार्च को ही हमें कंसोलिडेशन करना है, तो ये पे तो नहीं हुआ होगा। अब इसमें भी दो सवाल उठते हैं कि क्या इसकी एंट्री ऑलरेडी पास हुई होगी या एंट्री पास नहीं हुई होगी। आमतौर पर जनरली एंट्री अभी तक पास नहीं हुई होती है, पर आपको पता कैसे चलेगा? सब्सिडरी कंपनी की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देख लेना। अगर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में आपको डिविडेंड पेबल करके शो हो रहा है, जो कि 99.99% में आपको नहीं दिखेगा, अगर शो हो रहा है तो समझ जाना कि डिविडेंड की एंट्री पास हो चुकी है। तो आपको ये तीनों की तीनों स्टेप वापस से फॉलो करनी है, क्योंकि डिविडेंड की एंट्री पास हो चुकी है, तो आपको ऐड बैक करना है, टाइम एडजस्टमेंट करना है, फिर लेस बैक करना है। पर अगर डिविडेंड पेबल नॉट शोन इन करंट ईयर बैलेंस शीट, अगर डिविडेंड पेबल आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो नहीं हुआ है, मतलब एंट्री पास ही नहीं हुई है, तो आपको स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा स्टेप 2 और स्टेप 3 कर दो। डायरेक्टली डिडक्ट, मतलब टाइम एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, डायरेक्टली डिडक्ट फ्रॉम प्री और पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कहने का मतलब अगर डिविडेंड की एंट्री ही पास नहीं हुई है, तो उसको एड बैक करके हटाने की जरूरत ही क्या है? तो सर हम ऐड बैक क्यों करते हैं? ऐड बैक इसलिए करते हैं ताकि हम उसको हटाएं, उसका इफेक्ट हटाएं, प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड ले आएं, और उस प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड का टाइम एडजस्टमेंट कर सके। जब एंट्री ही पास नहीं हुई है, तो पहले से ही मेरे पास प्रॉफिट जो है वो बिफोर डिविडेंड है, तो मुझे स्टेप नंबर 1 2 करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मैं स्टेप नंबर 3 करूंगा। या यूं कह सकते हो कि 1 करने की जरूरत नहीं है, टाइम एडजस्टमेंट के बाद मैं डायरेक्टली डिविडेंड को लेस करूंगा। डिपेंड करता है प्री से या पोस्ट से, डिपेंड करता है डेट ऑफ एक्विजिशन से के बेसिस पर। कुछ आया समझ में? मतलब अगर ये डिविडेंड करंट ईयर का है और एंट्री पास नहीं हुई है, तो मैं एओपी से, और डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, तो मैं प्री से 6 महीने का डिविडेंड माइनस कर दूंगा और पोस्ट से मैं 6 महीने का डिविडेंड माइनस कर दूंगा। तो ये था आपका पार्ट 1 फ्रॉम सब्सिडरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं आपके पार्ट 2 की, फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सब्सिडरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एओपी में खत्म हो गया। अब वही सब्सिडरी ने जो डिविडेंड दिया, जिसका आपने एओपी में ट्रीटमेंट किया, उसको आप एमआई में कैसे लेके आओगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, उसका क्या इफेक्ट होगा? तो वही सेम हमने जो अभी देखा, क्या डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हुआ है या डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हो गया होगा, मतलब पेड भी हो गया होगा, मतलब माइनॉरिटी ने रिसीव भी कर लिया होगा। डिविडेंड अगर ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है, मतलब पेड हुआ ही नहीं है, मतलब अभी तक माइनॉरिटी ने रिसीव नहीं किया है। तो डिविडेंड पेड ऑलरेडी, मतलब ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हुआ, तो वो पहले से ही पे हो गया, मतलब माइनॉरिटी ने रिसीव कर लिया। माइनॉरिटी हैज ऑलरेडी रिसीव द डिविडेंड, हेंस डू नथिंग। माइनॉरिटी ने पहले से ही डिविडेंड रिसीव कर लिया है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो डिविडेंड अगर ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर एंड पेड है, तो माइनॉरिटी ने रिसीव कर दिया है, कुछ भी नया ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मत करो। पर अगर डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है सब्सिडरी के द्वारा, तो अभी तक वो पे हुआ नहीं है, पे होना बाकी है। तो
जितना भी डिविडेंड माइनॉरिटी को पे होना बाकी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख का डिविडेंड है, 1 लाख में से 20% डिविडेंड 20,000 माइनॉरिटी को पे होना बाकी है, तो आप जो 20,000 का डिविडेंड पेबल टू माइनॉरिटी है उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाओगे। उसको क्या दिखाओगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अदर करंट लाइबिलिटी, minorities share of dividend shall be separately shown in consolidated balance sheet OCL other current liability। आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सी छोटी सी बात है, ऑलरेडी पेड हो चुका है, कुछ मत करो। अगर पेबल है बिकॉज ऑफ द रीजन की डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ है, तो बस माइनॉरिटी के शेयर का जो डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में दिखा दो अदर करंट लायबिलिटी में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग में मत डालना, मत डालना, ठीक है। अब आते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री देखो, सब्सिडरी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एओपी वेओपी में कहा गया। सब्सिडरी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका एमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? अब सब्सिडरी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका कुछ पोर्शन होल्डिंग भी तो मिलना चाहिए, होल्डिंग कंपनी को भी तो मिलना चाहिए ना। तो होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक होल्डिंग कंपनी एक रिसीवर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा ये ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। Same again, if declared and paid during the year, then H company must have received। देखो सारी बातें अब इंटरलिंक हो रही हैं। यहां से हमने वही डिस्कस किया कि डिविडेंड डिक्लेरेशन टाइम क्या है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर है तो पे हो चुका होगा, तो होल्डिंग ने रिसीव कर लिया होगा, माइनॉरिटी ने रिसीव कर लिया होगा। अगर डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है तो इसका मतलब सब्सिडरी ने अभी तक पे नहीं किया होगा, पेबल होगा, माइनॉरिटी को भी अभी नहीं मिला है, होल्डिंग को भी नहीं मिला है। तो यहां पर भी वही होल्डिंग को मिल चुका होगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर है तो पेड भी ड्यूरिंग द ईयर होगा, क्योंकि 30 डेज में पेड करना पड़ता है, तो होल्डिंग कंपनी ने रिसीव कर लिया होगा। अगर होल्डिंग कंपनी ने रिसीव कर लिया होगा तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है? इफ डिक्लेयर्ड एट करंट ईयर एंडिंग, अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड को करंट ईयर के एंड में डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब इट्स स्टिल पेबल बाय द सब्सिडरी और रिसीवेबल बाय द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को भी रिसीव करना बाकी है, तो पहले इसको देख लेते हैं। अभी होल्डिंग कंपनी को रिसीव करना बाकी है। होल्डिंग कंपनी ने रिसीवेबल की कोई एंट्री पास नहीं की होगी, आई एम 100% श्योर, बिकॉज होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में डिविडेंड रिसीवेबल नहीं दिखता है। तो होल्डिंग कंपनी ने अभी तक कुछ भी एंट्री डिविडेंड रिसीवेबल की पास ही नहीं की होगी। 1 लाख में से 80% का डिविडेंड होल्डिंग को मिलने वाला है पर अभी मिला नहीं है, तो होल्डिंग कंपनी ने अभी एंट्री पास नहीं की होगी। तो आपको क्या करना है? गिव डायरेक्ट इफेक्ट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे हो सकता है? उस 80,000 के डिविडेंड में से मे भी 25,000 का जो डिविडेंड हो सकता है वो 25,000 का जो डिविडेंड हो वो प्री पीरियड का हो, और बाकी का मे बी 55,000 का डिविडेंड हो सकता है आपका पोस्ट पीरियड का हो। डिपेंड करता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, है ना, डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन पर। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज हमारे केस में सपोज क्या हुआ, मैं आपको बोलूं कि ये मेरा DOA है 1 जुलाई, और डिविडेंड डिक्लेयर यहां हुआ है 1 लाख रुपए का है, उसमें 80% होल्डिंग का है, तो बचा 80,000। अब 80,000 पूरे साल भर का डिविडेंड है, जिसमें 3 महीने का डिविडेंड प्री हो गया और पोस्ट पीरियड का हो गया 9 महीने का। तो 80,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना 3 और 9 में, इस तरीके से। तो क्या करोगे? प्री वाला डिविडेंड पोर्शन टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपको सबको पता है कि जो भी डिविडेंड हमारे प्री एक्विजिशन पीरियड का होता है और अगर हमें रिसीव होना है या होने वाला है या हो गया है, वो हम अपने इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं। आप उसको सीओसी की वर्किंग में माइनस कर दोगे, और जो पोस्ट वाला पोर्शन ऑफ डिविडेंड है वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है, मैं उसको डायरेक्टली अपने कंसोलिडेटेड P&L में ले जाऊंगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बातचीत चल रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बातचीत चल रही है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, पे नहीं हुआ है, तो होल्डिंग कंपनी ने अभी तक रिसीव नहीं किया होगा, डायरेक्टली उसमें होल्डिंग कंपनी का टोटल शेयर ऑफ डिविडेंड में 2 हिस्से करो, प्री अलग पोस्ट अलग। प्री पीरियड चला जाएगा उसके इन्वेस्टमेंट से माइनस होकर सीओसी में, और पोस्ट पीरियड वाला जो उसका शेयर है वो होल्डिंग कंपनी अपने कंसोलिडेटेड P&L में डाल देगी। डन। आखिरी चीज, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो पेड भी हो गया होगा। पेड हो गया होगा तो होल्डिंग कंपनी ने रिसीव कर दिया होगा। अब होल्डिंग कंपनी ने रिसीव कर दिया होगा तो उसने होल्डिंग कंपनी मस्ट हैव पास्ड आइदर ऑफ दीज 2 एंट्रीज। अब होल्डिंग कंपनी ने जब रिसीव कर लिया होगा तो उसमें 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1, उसने सही एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो उसको 80,000 का डिविडेंड मिला, उसमें से
मान लो 25,000 का डिविडेंड उसका प्री पीरियड का है और 55,000 का डिविडेंड मान लो उसका पोस्ट पीरियड का है। तो मान लो उसने सही एंट्री पास की है और इन्वेस्टमेंट में जितना जाना चाहिए उसने ऑलरेडी माइनस कर दिया और पीएनएल में जितना जाना चाहिए उसने ऑलरेडी कर दिया। उसने सही एंट्री पास की है, उसने सही एंट्री पास की है। अगर हम ये मान लेते हैं तो क्या होगा, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑलरेडी शोन नेट ऑफ द प्री डिविडेंड। उसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से डिविडेंड को माइनस कर दिया है। तो इसका मतलब सीओसी बनाते वक्त अब तुम प्री एक्विजिशन डिविडेंड को वापस से फिर से माइनस मत करना। उसके जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो ऑलरेडी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डिविडेंड है। तो इग्नोर प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन द सीओसी वर्किंग बिकॉज इन्वेस्टमेंट में से डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उसने सही एंट्री पास की है। पर अगर अच्छा दूसरा, पोस्ट वाला डिविडेंड भी ऑलरेडी पीएनएल में जा चुका होगा। तो जब ऑलरेडी पीएनएल में जा चुका होगा तो इग्नोर पोस्ट वाला डिविडेंड हियर बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द पीएनएल ऑफ होल्डिंग। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, अगर उसने सही एंट्री पास की है ना, आपको कुछ भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में आफ्टर डिडक्शन दिख रहे हैं और जो पोस्ट वाला डिविडेंड का पीरियड का जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी आपके पीएनएल में डला हुआ है। आपको कोई नया एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पर दूसरा केस बनता है कि होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड रिसीव करके रॉन्ग एंट्री पास कर दी, पूरा का पूरा डिविडेंड उसने गलती से पीएनएल में डाल दिया, जबकि कुछ पोर्शन प्री एक्विजिशन डिविडेंड था वो इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए था। तो उसने पूरे के पूरे 80,000 के डिविडेंड को उसने पीएनएल में डाल दिया, जबकि उसमें से 25,000 का रेक्टिफिकेशन हमें जरूरी है। तो अगर रेक्टिफिकेशन जरूरी है, जैसे यहां पर 6 और 4, तो 6 प्री है 4 पोस्ट है, तो कुल मिला के 10, उसने 10 पूरा का पूरा पीएनएल में डाल दिया। अब क्या करें, मुझे 6 का एडजस्टमेंट लगेगा। तो नाउ रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड डायरेक्टली इन द सीएफएस। रेक्टिफिकेशन कैसे, पीएनएल में गलती से ज्यादा डिविडेंड चला गया तो पीएनएल को डेबिट कर दो, ये 6 वाला, और इन्वेस्टमेंट से लेस कर दो। तो लॉजिकली देखो, अगर इस एंट्री का इफेक्ट आप करोगे अपने वर्किंग नोट में तो पीएनएल अकाउंट डेबिट ऑफ एच मतलब कंसोलिडेट पीएनएल में जाएगा, कंसोलिडेट पीएनएल एंड रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। जो भी आप एच का जो बैलेंस लिखते हो एज पर इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आप ये वाला इफेक्ट दोगे, प्री वाला डिविडेंड का रेक्टिफिकेशन दोगे बिकॉज ऑफ दिस एंट्री। एंड टू इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो सीओसी बना के रखा है, जो सीओसी बना रहे हो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट डाला है अभी उसमें से डिविडेंड माइनस हुआ नहीं है क्योंकि गलती से एंट्री ये हो गई। पर अब हम ठीक कर रहे हैं तो अब इन्वेस्टमेंट से ये प्री एक्विजिशन वाला डिविडेंड माइनस कर दोगे। कुछ आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमने क्या किया, हमने डिविडेंड को, प्री वाले डिविडेंड को भी गलती से इसके अंदर डाल दिया, तो इसमें से हम वो डिविडेंड हटा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट से माइनस कर रहे हैं। दैट्स इट गाइस, ये था आपका पूरा का पूरा डिविडेंड। मैं अब आपको इसमें बता दूं कि हाई चांस है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया और पे किया गया ये पूछा जाएगा। चांसेस कम है कि आपको ये बोला जाए कि डिविडेंड एंड में, ईयर एंड में डिक्लेयर किया गया, इसके चांसेस कम है। तो इस पे ज्यादा फोकस करके जाना, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और चीज याद आ रही है कि बच्चों को जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बच्चों को कुछ डिविडेंड वाले कंसेप्ट को लेकर एक प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बहुत सिंपल कर देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंपल सा आपको देखना है कि डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर ईयर एंड पे हुआ है तो ही आपको डिविडेंड की एंट्री पास करनी है, उसका एडजस्टमेंट डालना है। एडजस्टमेंट क्या डालोगे, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दोगे और डिविडेंड पेबल आप ओसीएल अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। पर अगर डिविडेंड डिक्लेयर वो बोल रहा है कि हमने 31 मार्च के बाद कहीं अप्रैल वगैरह में डिक्लेयर किया है, मई में डिक्लेयर किया है, तो आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में जाके दिखाओगे। डेबिट क्रेडिट इफेक्ट कहीं वर्किंग नोट में नहीं आएगा। और अगर उसने आपको कोई एंट्री डेट नहीं दी है, उसने आपको कुछ भी नहीं बताया, बस बोल दिया कि डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड, तो समझ जाना कि डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ होगा वो 31 मार्च के बाद हुआ होगा, बिकॉज एजीएम हमेशा बाद में होती है। तो इसका मतलब आपको कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं देना है, बस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोजर करना है। डेबिट क्रेडिट इफेक्ट आपका कहीं वर्किंग नोट में नहीं दिखेगा। ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक और बात बता दूं, AS23 के अंदर भी डिविडेंड का कंसेप्ट है, बट AS23 में जो डिविडेंड का कंसेप्ट है आप उसको प्लीज AS21 से कंपेयर मत करना, प्लीज आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। AS23 में व्हाट यू हैव टू डू, अंडर इक्विटी मेथड आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स में बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करना होता है। तो जो ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट आपका प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर
डिविडेंड होना चाहिए। तो आप AS23 में जब डिविडेंड का कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसको AS21 से कंपेयर मत करना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको AOP बनाने की जरूरत पड़ती है, AS23 में एसोसिएट कंपनी का AOP बनाने की जरूरत पड़ती है, तो प्री, पोस्ट और टोटल, ठीक है, प्री पोस्ट टोटल, अगर आप यहां पर बैलेंसेस लिखते हो तो आप भले यहां पर डिविडेंड ऐड बैक कर सकते हो, ताकि आपका यहां पर प्रॉफिट आ जाए बिफोर डिविडेंड, प्रॉफिट आ जाए बिफोर डिविडेंड। और यही आपको चाहिए था, यही आपको चाहिए था, और आपने ये ऐड कर दिया। अलग से लेस वापस से नहीं करना है, जैसा आप कंसोलिडेशन में पढ़ते हो आपको वापस से लेस नहीं करना है, बस ये करके छोड़ देना। फिर इक्विटी मेथड मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया हुआ है, कई बार इक्विटी मेथड में आपको सबको पता होगा, अलग से डायरेक्ट यहां कर देना माइनस डिविडेंड रिसीव्ड। और ये मत देखना कि डिविडेंड प्री वाला पीरियड का था कि पोस्ट वाला पीरियड था, भाड़ में जाए दुनियादारी, कोई भी हो, चाहे प्री चाहे पोस्ट, अगर तुम्हें डिविडेंड मिला है तो तुम उसको माइनस करोगे यहां से। एओपी में डिविडेंड ऐड बैक कर लेना, टाइम एडजस्टमेंट कर लेना, बट लेस मत करना, ठीक है। तो ध्यान रखना 23 वाले कंसेप्ट में जो डिविडेंड का पार्ट है वो थोड़े 21 से अलग है, बस ये ध्यान रखना। तो मैंने ये डिविडेंड की पूरी कहानी आपको समझाई, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, बिकॉज एग्जाम का टाइम चल रहा है और एग्जाम टाइम में मुझे लग रहा है कि बच्चों को बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बस आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो ऑन दीज थिंग्स। थोड़ी देर पहले मैंने AS22 का वीडियो भी डाला यूट्यूब पे, वो नहीं देखा हो तो देख लेना, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, डिविडेंड के ऊपर बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, डाल दिया। अगर आपको इसके अलावा और कोई चीज़ लगती है प्रॉब्लमेटिक, और मुझे लगता है कि मेजोरिटी बच्चों को अगर उसको प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए चलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।